आज मैं लेकर के आई हूँ कहानी का 16वां भाग। अगर आपने इस कहानी के पिछले 15 भागों को नहीं सुना है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। फार्म हाउस के केयर टेकर मतलब शिवी के पापा उस समय फार्म हाउस पर नहीं थे। वह अब राठौर मेंशन में शिवी के साथ ही रह रहे थे, क्योंकि कुछ दिनों बाद शिवी की शादी थी, इसलिए वह उस समय शिवी के साथ थे। सत्यम नीचे आया और किचन में चला गया। किचन में ज़रूरत का सारा सामान मौजूद था। सत्यम ने सामान निकाला और सैंडविच बनाने लगा। उसने अपनी जाना के लिए वेज सैंडविच और वेजिटेबल सूप बनाया। लगभग आधे घंटे में वह सब तैयार कर डाइनिंग टेबल पर लगाया और अपने रूम की तरफ बढ़ गया। उसने रूम में जाकर देखा तो उसकी जाना आराम से सो रही थी। सत्यम उसके पास आया और उसके माथे को सहलाते हुए उसे उठाने लगा। प्रिंसेस उठो, पहले कुछ खा लो फिर सो जाना। सत्यम की आवाज़ सुनकर नव्या थोड़ा कसमसाई और फिर से सो गई। यह देखकर सत्यम की आंखें छोटी हो गई। उसने फिर नव्या को उठाने के लिए आवाज़ दी, पर नव्या नहीं उठी। उल्टा सत्यम का हाथ पकड़कर अपने गाल के नीचे रख दी और फिर से सो गई। सत्यम ने उसे देखकर नामे गर्दन हिलाई और खुद से बोला, यह लड़की कितना सोती है। यह बोलकर उसने नव्या से अपना हाथ छुड़ाया और उसे अपनी गोद में लेकर वॉशरूम में चला गया। उसने नव्या को वहां पर बैठाया और अपने हाथों से उसका मुंह धोने लगा। मुंह पर ठंडा पानी लगते ही नव्या की नींद खुल गई। उसने सत्यम की तरफ देखा और बोली, सत्या, आपने मुझे जगाया क्यों? मुझे अभी और सोना है, मुझे नींद आ रही है। यह सब बोलते हुए वह बहुत क्यूट लग रही थी। सत्यम ने उसके होठों पर प्यार से एक बेबी किस किया और बोला, प्रिंसेस, पहले कुछ खा लो फिर वापस सो जाना, ठीक है? यह बोलकर उसने नव्या का चेहरा वहां रखे टॉवेल से साफ किया और उसे गोद में लेकर वॉशरूम से निकलकर नीचे डाइनिंग टेबल पर आ गया। वह नव्या को गोद में लिए हुए ही एक चेयर पर बैठ गया। सत्यम ने अपने और नव्या के लिए खाना सर्व किया और उसे अपने हाथों से खिलाने लगा। नव्या ने भी कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप उसके हाथों से खा लिया, क्योंकि भूख तो उसे भी बहुत लगी थी। दोपहर से उसने भी कुछ नहीं खाया था। सत्यम ने नव्या को खाना खिलाया और साथ ही खुद भी खाया। फिर उसने उसे पानी पिलाया और अपने हाथों से उसका चेहरा साफ किया। सत्यम नव्या को लेकर अपने रूम में आ गया और बालकनी में अपनी गोद में लेकर बैठ गया। नव्या अभी भी उसकी गोद में थी और उसके सीने पर सर रखकर बैठी हुई थी। सत्यम भी उसे अपनी बाहों में भरे एकटक सामने देख रहा था। उसके दिमाग में क्या चल रहा था वह तो बस वही जानता था। तभी नव्या ने उसके सीने से अपना चेहरा निकाला और उसे देखने लगी, जो भावहीन चेहरे से सामने देख रहा था। कुछ टाइम उसे खामोश नज़रों से देखने के बाद नव्या बोली, क्या हुआ सत्या, आप इतना चुप क्यों हैं? सत्यम ने उसकी तरफ देखा पर कुछ नहीं बोला। उसके सर को वापस अपने सीने से लगा लिया और फिर सामने देखने लगा। नव्या का चेहरा उतर गया, क्योंकि आज से पहले सत्यम ने कभी ऐसा नहीं किया था। वह जो भी उससे पूछती थी सत्यम उसका जवाब देता था, पर आज वह कुछ बोल ही नहीं रहा था। नव्या भी चुपचाप उसके सीने से लगी रही। कुछ टाइम बाद सत्यम उसके बालों को सहलाते हुए बोला, प्रिंसेस, राहुल और शिवी की शादी के बाद आपको कहीं जाना है? उसकी बात सुनकर नव्या ने उसकी तरफ देखा और बोली, कहाँ जाना है सत्या? हम कहीं घूमने जा रहे हैं। घूमने का सोचकर उसकी आंखों में चमक आ गई और वह खुश होते हुए बोली, हम ना राहुल भैया, आकाश भैया और शिवी दीदी और प्रिया दीदी को भी साथ लेकर जाएंगे। सब एक साथ जाएंगे तो बहुत मजा आएगा। नव्या खुश होते हुए अपनी धुन में बोले जा रही थी और सत्यम उसके चेहरे को देख रहा था, जो घूमने जाने के नाम पर चमक उठा था। सत्यम ने कुछ नहीं कहा, बस उसे मजबूती से अपने सीने से लगा लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, पर जो उसने अपनी जाना के लिए सोचा था वह करना जरूरी था। सत्यम की पकड़ नव्या पर थोड़ी ज़्यादा मजबूत थी, जिससे नव्या को सांस लेने में दिक्कत होने लगी, तो धीरे से बोली, सत्या, थोड़ा धीरे पकड़िए ना। नव्या की आवाज़ सुनकर सत्यम ने अपनी पकड़ थोड़ी ढीली कर ली, पर उसे छोड़ा नहीं। बहुत देर तक दोनों ऐसे ही बैठे रहे। वहीं दूसरी तरफ आनंद जी और रघुवेंद्र यादव आमने सामने बैठे हुए थे। आनंद जी उस समय आइलैंड पर मौजूद थे। तभी आनंद जी बोले, भाई, अब जल्दी ही कुछ करना होगा। अगर वह लड़की 21 की हो गई तो फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। उसकी बात सुनकर रघुवेंद्र यादव ने अपने हाथ में पकड़े
ग्लास में से वाइन की एक सिप ली और बोला, फिक्र मत कर छोटे, बस कुछ दिन, फिर सब कुछ हमारे हाथों में होगा। पिछली बार की तरह इस बार भी मैं हारने वाला नहीं हूँ। हमारे खुद के बाप ने हमारा हक अपने उस गोद लिए हुए बेटे को दे दिया। उससे सब कुछ हासिल करने के लिए हमने उसे मार दिया। फिर भी मरते मरते वह कमीना सारा कुछ अपनी उस बेटी के नाम कर गया। पर अब मैं अपना सब कुछ उससे वापस हासिल करूँगा, चाहे मुझे भी क्यों न मरना पड़े। उसकी बात सुनकर आनंद जी बोले, पर भाई, इसमें पापा जरूर तंग करेंगे। रघुवेंद्र यादव, इस बार जो बीच में आया वह अपनी जान से जाएगा, चाहे वह मेरा बाप ही क्यों न हो। यह बोलकर वह पागलों की तरह हंसने लगा। वही आनंद जी उसकी हंसी देखकर थोड़ा घबरा गए। कुछ दिन ऐसे ही निकल गए। अब राहुल और शिवी की शादी को सिर्फ एक हफ्ता बचा था। सब तैयारियों में लगे हुए थे। सब बहुत खुश थे। पर सबने एक चीज नोटिस की थी कि सत्यम उन दिनों कुछ ज्यादा ही चुप रहने लगा था। हाँ, वह पहले भी कम ही बोलता था, पर जब से उसकी जिंदगी में नव्या आई थी, वह ज्यादा नहीं पर थोड़ा बहुत सबसे बातें करने लग गया था। उन दिनों वह नव्या को एक मिनट भी अकेला नहीं छोड़ता था। हमेशा उसके साथ ही रहता, उसे अपने साथ ही ऑफिस ले जाता, कॉलेज तो उसे जाने ही नहीं देता। उसने उसकी सारी क्लासेस ऑनलाइन अरेंज करवा दी थी, जिन्हें वह सत्यम के ऑफिस में ही उसके पास बैठकर अटेंड करती थी। सबको उसका व्यवहार थोड़ा अजीब लगा था। कोई कुछ बोल नहीं सकता था उसे। ऐसे ही 4 दिन और गुजर गए। कल से राहुल और शिवी की शादी के फंक्शन शुरू होने वाले थे। सब बहुत खुश थे। सारी तैयारियां हो चुकी थी। शादी राठौर मेंशन में ही होने वाली थी। शिवी अब आउट हाउस में अपने बाबा के साथ रहती थी। यह अविनाश जी का फैसला था कि शादी से पहले लड़का और लड़की एक दूसरे को देख नहीं सकते। आउट हाउस में शिवी और उसके बाबा के सिवाय उनके कुछ रिश्तेदार भी थे, जिनमें ज़्यादातर तो बस नाम के ही थे। कुछ तो शिवी की किस्मत से जलते थे कि उसे इतने बड़े परिवार का लड़का मिल गया, तो कोई कह रहा था कि उसने अपनी खूबसूरती में लड़के को फंसाया है। पर शिवी ने उसकी बातों पर गौर नहीं किया, क्योंकि राहुल ने उसे समझा दिया था कि कोई कुछ भी कहे, पर वह उसके साथ है। बस इसलिए शिवी को किसी के कुछ बोलने से फर्क नहीं पड़ रहा था। आज राहुल और शिवी की हल्दी थी। पूरा राठौर मेंशन सजा हुआ था। पीले गेंदे के फूलों और पीले पर्दों से बहुत ही खूबसूरती से गार्डन में हल्दी की सजावट की गई थी। पहले तो राहुल और शिवी की अलग अलग हल्दी होनी थी, पर फिर नव्या की जिद की वजह से सत्यम ने दोनों की हल्दी का इंतजाम एक साथ ही करवा दिया था, क्योंकि सत्यम की जाना को दोनों की हल्दी देखनी थी। अब सत्यम की जाना कोई फरमाइश करे और उसे पूरी ना करे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। एक रूम में शिवी को प्रिया तैयार कर रही थी। शिवी ने पीले रंग का बहुत ही खूबसूरत सा लहंगा पहना हुआ था और साथ में फूलों की ज्वेलरी पहनी हुई थी। चेहरे पर हल्का सा मेकअप और बालों को खुला छोड़ा हुआ था। शिवी आज बहुत ही प्यारी लग रही थी। प्रिया ने पीले रंग का अनारकली सूट पहना हुआ था, साथ में कानों में बड़े बड़े झुमके, नाक के बराबर मेकअप, बालों को कर्ल किए हुए एक कंधे पर रखा हुआ था। वह भी बहुत प्यारी लग रही थी। शिवी को प्रिया और शिवी के एक दूर की कजन उसे लेकर गार्डन में आई, जहां हल्दी की रस्म होनी थी। वही जब राहुल ने शिवी को देखा तो बस देखता ही रह गया। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई, मुंह खुला का खुला रह गया। उसके पास खड़े आकाश ने जब उसे ऐसे देखा तो उसका मुंह बंद करके बोला, मुंह बंद कर ले, मच्छर घुस जाएंगे। आकाश की बात सुनकर राहुल झेप गया, पर उसकी नज़र अभी भी शिवी पर ही थी। प्रिया और शिवी की कजन मोहिनी ने उसे राहुल के पास लाकर बैठा दिया था, जहां 2 पार्ट उनके बैठने के लिए रखे हुए थे। एक पर राहुल बैठा था और दूसरे पर शिवी बैठ गई। आकाश ने जब प्रिया को देखा तो देखता ही रह गया। कुछ टाइम पहले जो हाल राहुल का था, वही अब आकाश का था। आकाश ने हमेशा ही प्रिया को बस फॉर्मल ड्रेस में देखा था, पर आज उसे इस रूप में देखकर आकाश को ऐसा लगा कि पल भर तो उसकी धड़कन थम गई हो। वही राहुल और आकाश भी कुछ कम नहीं लग रहे थे। राहुल ने बहुत ही स्टाइलिश पीले कुर्ते के साथ वाइट पैंट पहनी थी। वही आकाश ने पीले रंग की शर्ट के साथ वाइट पैंट पहनी थी। दोनों ही आज कमाल के लग रहे थे। प्रिया भी एकटक आकाश को देख रही थी। वही कोई और भी था जिसकी नज़र आकाश पर थी, जो अपनी लालसा भरी नज़रों से आकाश को देख रहा था। वह कोई और नहीं, शिवी की कजन मोहिनी थी, जो आकाश को अपनी हवस भरी नज़रों से देख रही थी। प्रिया ने जब उसे ऐसे आकाश की तरफ देखते हुए पाया तो प्रिया को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था।
उसने गुस्से से एक नज़र मोहिनी को देखा और फिर एक डेंजरस लुक आकाश को दिया और जाकर अपनी सासू माँ मतलब आकाश की माँ के पास खड़ी हो गई। आकाश ने प्रिया की तरफ देखा तो प्रिया ने गुस्से में अपनी नज़रें उससे फेर ली। आकाश यह देखकर कंफ्यूज हो गया और खुद से बोला, अब इसे क्या हुआ, इतने गुस्से में क्यों लग रही है। आकाश यह सब खुद से ही बोल रहा था कि तभी उसे अपने पास किसी का एहसास हुआ। उसने गर्दन घुमाकर देखा तो मोहिनी उसके पास खड़ी मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी। आकाश को बहुत अजीब लग रहा था जिस तरह से वह देख रही थी। आकाश ने उसे इग्नोर किया और फिर प्रिया की तरफ देखा जो अब उन दोनों को खा जाने वाली नज़रों से देख रही थी। आकाश एक पल तो उसकी नज़रें देखकर घबरा गया था। तभी उसे एहसास हुआ कि प्रिया मोहिनी को घूर रही है। यह देख उसके चेहरे पर स्माइल आ गई और वह धीरे से बोला, मेरी जलस जंगली बिल्ली। तभी अविनाश जी ने सबको देखा और बोले, चलो हल्दी की रस्म शुरू करते हैं। अविनाश जी की बात सुनकर राहुल जल्दी से बोला, पर दादू, भाई और भाभी तो अभी तक आए ही नहीं हैं। राहुल की बात सुनकर सबने इधर उधर देखा तो सत्यम और नव्या वहाँ मौजूद नहीं थे। तभी पीछे से सत्यम की आवाज़ आई, हम यहाँ हैं। उसकी आवाज़ सुनकर सबने घूमकर उसकी तरफ देखा तो देखते ही रह गए। सत्यम और नव्या साथ में इतने प्यारे लग रहे थे कि किसी की भी नज़र उनसे हट ही नहीं रही थी। जहाँ नव्या ने बहुत ही सुंदर क्रॉप टॉप के साथ एक लॉन्ग स्कर्ट पहना था, वही सत्यम ने उसके साथ मैचिंग शर्ट और वाइट पैंट पहना हुआ था। दोनों साथ में मेड फॉर ईच अदर लग रहे थे। जहाँ सब लोग उनको एक साथ देखकर उनकी तारीफ कर रहे थे, वही रिया जो अखिलेश जी और अपने माँ पापा के साथ आई थी, वह उन्हें एक साथ देखकर जल भुन गई थी। उसकी मुट्ठियाँ भींच गई। उसकी आंखों में नव्या के लिए बस नफरत और गुस्सा था और कुछ नहीं। सत्यम ने नव्या को कमर से पकड़ा और अपने करीब कर चलते हुए उसके पास आ गया और बोला, हल्दी की रस्म शुरू कीजिए। सत्यम के बोलने पर रस्म शुरू हुई। राहुल के कहने पर सत्यम और नव्या ने सबसे पहले एक साथ उसे हल्दी लगाई। उसके बाद अविनाश जी और फिर एक एक करके सबने राहुल को हल्दी लगाई। जब आकाश की बारी आई तो उसने पूरी हल्दी राहुल के मुंह पर मल दी, जिससे राहुल का मुंह बन गया। वहीं बाकी सब मुस्कुराने लगे। सत्यम की जाना तो यह देखकर कुछ ज़्यादा ही खुश हो रही थी। वही अपनी जाना को खुश देखकर सत्यम भी खुश था। उसके बाद राहुल की उतरी हुई हल्दी शिवी को लगाई गई। अब उसकी माँ तो थी नहीं तो शिवी को सबसे पहले हल्दी उसके बोलने पर उसके पिता ने लगाई। हल्दी लगाते समय उनकी आंखें शिवी को देखकर नम हो गई। वही जब शिवी ने उनकी नम आंखों को देखा तो उसकी भी आंखें नम हो गई। सब लोग उन बाप बेटी को देख रहे थे जो इमोशनल हो गए थे। तभी माहौल को हल्का करने के लिए राहुल बोला, बाबा, मैं कौन सा आपकी बेटी को आपसे बहुत दूर लेकर जा रहा हूँ। वैसे भी हमारी शादी के बाद आप हमारे साथ ही रहेंगे, क्योंकि मैं अपनी बीवी के साथ साथ अपने बाबा को भी अपने साथ रखना चाहता हूँ। उसकी बात सुनकर सब मुस्कुरा दिए। अविनाश जी और सत्यम मुस्कुराते हुए राहुल को देख रहे थे। वही शिवी तो हैरान नज़रों से राहुल को देख रही थी। राहुल ने उसकी तरफ देखा और बोला, ऐसे क्या देख रही हो, बाबा हैं मेरे और मैं इनका बेटा, तो इस नाते बाबा तो अपने बेटे के साथ ही रहते हैं, ऐसे ही मेरे बाबा भी मेरे साथ ही रहेंगे। उसकी बात सुनकर सब खुश हो जाते हैं। शिवी भी नम आंखों से मुस्कुराकर उसकी तरफ देख रही थी। उसके बाद सब लोग शिवी को भी हल्दी लगाते हैं और फिर शुरू होती है उनकी होली, मतलब हल्दी की होली। सब एक दूसरे को हल्दी लगा रहे थे। आकाश जब प्रिया को हल्दी लगाने उसकी तरफ आता है तो वह मुंह बनाकर दूसरी तरफ चली जाती है। आकाश बस उसे जाते हुए देखता रह जाता है। तभी मोहिनी उसके सामने एकदम हल्दी लेकर आ जाती है। वह जैसे ही उसे हल्दी लगाने वाली होती है, आकाश 2 कदम पीछे हो जाता है और उसे रोकते हुए बोलता है, सॉरी, मुझे हल्दी से एलर्जी है, मैं हल्दी नहीं लगवा सकता। यह बोलकर वह जल्दी से उस तरफ भाग जाता है जहाँ प्रिया गई थी। मोहिनी तो बस देखती ही रह जाती है। आकाश जल्दी से प्रिया के पीछे जाता है और उसे पकड़कर एक दीवार से लगा देता है। प्रिया तो ऐसे एकदम पकड़ने से हैरान हो जाती है और आकाश को एकटक देखने लगती है। आकाश उसके चेहरे पर झुककर उसके कान में धीरे से बोलता है, क्या हुआ मेरी जान को, इतना गुस्सा क्यों हो रही है। आकाश की बात सुनकर प्रिया होश में आती है और उसे खुद से दूर करने लग जाती है, पर आकाश प्रिया के हाथों को पकड़ ऊपर दीवार से लगाकर अपने एक हाथ में पकड़ लेता है और दूसरे हाथ में लाई हल्दी प्रिया के गाल और उसके गर्दन पर लगाने लगता है।
उसके हाथों की छुअन महसूस कर प्रिया की आंखें बंद हो जाती है। आकाश उसकी बंद आंखों को देख मुस्कुरा देता है और उसके गालों पर अपने गाल रगड़ते हुए उसके चेहरे की हल्दी अपने चेहरे पर लगा लेता है और फिर बहुत ही मधोश आवाज में बोलता है, हल्दी मुबारक हो मेरी जान। प्रिया अपनी आंखें खोल उसे ही देखती है, जो एकटक प्यार से प्रिया के चेहरे को देख रहा था। प्रिया शर्मा कर जल्दी से उसके गले लग जाती है। आकाश भी प्यार से मुस्कुराकर उसे अपनी बाहों में भर लेता है। वही मोहिनी जो आकाश के पीछे आई थी, उन दोनों को देखकर गुस्से में वहां से चली जाती है। सबको हल्दी के साथ खेलते देखकर नव्या भी उसकी तरफ जाने की कोशिश करती है, पर जा नहीं पाती, क्योंकि सत्यम ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ रखा था। नव्या ने जब यह देखा तो मासूम सा चेहरा बनाकर सत्यम की तरफ देखती है, जो उसे ही देख रहा था। नव्या ने उसकी तरफ देखा और अपनी आंखों को टिमटिमाते हुए बोली, सत्या छोड़ो ना, मुझे भी सबके साथ खेलना है। सत्यम ने उसे अपनी तरफ खींचा तो नव्या सीधा उसके सीने से जा टकराई। उसने अपना सिर उठाकर सत्यम को देखा, जो प्यार से उसे ही देख रहा था। सत्यम ने उसके बालों को कान के पीछे किया और बोला, प्रिंसेस, तुम्हें भी खेलना है? उसकी बात सुनकर नव्या ने मासूमियत से हाँ में गर्दन हिलाई, तो सत्यम उसकी तरफ झुककर उसके कान में बोला, ठीक है, तुम भी खेल लेना, पर सिर्फ मेरे साथ, वह भी रूम में। उसकी बात सुनकर नव्या खुश हो गई, लेकिन फिर बोली, पर यहाँ क्यों नहीं? और मैं सिर्फ आपके साथ ही क्यों खेलूं? बाकी सबके साथ क्यों नहीं खेल सकती? उसकी बात सुनकर सत्यम ने उसे कमर से पकड़कर अपने और नज़दीक किया और बोला, क्योंकि तुम्हें हल्दी लगाने का हक सिर्फ मेरा है, और मैं नहीं चाहता कि मेरी जाना को कोई और छुए। और रूम में इसलिए क्योंकि मैं किसी की नज़रें तुम्हारे ऊपर बर्दाश्त नहीं कर सकता, चाहे वह नज़रें अच्छी ही क्यों ना हो। सत्यम की बात सुनकर नव्या को कुछ समझ तो नहीं आई, पर फिर भी उसने हाँ में गर्दन हिला दी। सत्यम नव्या को लेकर अपने रूम की तरफ बढ़ गया। उसने एक सर्वेंट को बोलकर एक बॉल में हल्दी भी ले ली थी। वही अविनाश जी ने अब राहुल और शिवी को नहाने के लिए बोल दिया था, क्योंकि हल्दी लगाते हुए और हल्दी की होली खेलते हुए बहुत टाइम हो चुका था। राहुल और शिवी का मन एक दूसरे को हल्दी लगाने का कर रहा था, पर अविनाश जी के रूल्स की वजह से बेचारे चुपचाप अपने अपने रूम में नहाने के लिए चले गए। वही सत्यम के रूम में सत्यम नव्या को रूम में लेकर आया और उसने दरवाज़ा बंद किया और नव्या को खींचकर अपने करीब करके उसके गाल पर हल्दी लगा दी। नव्या ने जब यह देखा तो बोली, ओफो सत्या, मुझे आपको हल्दी लगानी थी और आपको मुझसे बचना था, पर आपने तो पहले ही मुझे हल्दी लगा दी। उसकी बात सुनकर सत्यम ने उसे अपने और करीब किया और उसकी गर्दन पर हल्दी लगाते हुए बोला, कोई बात नहीं जाना, पहले मैं हल्दी लगा दूं, फिर तुम मुझे हल्दी लगा देना। यह बोलकर उसने नव्या को घुमा दिया। अब नव्या की पीठ सत्यम के सीने से लगी हुई थी। सत्यम ने नव्या के बालों को साइड किया और उसकी पीठ को चूमने लगा, जो उसके डीप गले की वजह से दिखाई दे रही थी। वही सत्यम के ऐसे किस करने से नव्या की सांसें तेज हो गई थी और उसकी पकड़ सत्यम के हाथों पर कस गई, जो नव्या के पेट को सहला रहे थे। सत्यम लगातार नव्या की पीठ को अपने होठों से गीला कर रहा था, साथ ही उसके हाथ नव्या को जगह जगह हल्दी से रंग रहे थे। सत्यम ने नव्या को एक झटके से अपनी तरफ किया और उसके चेहरे को देखने लगा। नव्या की सांसें तेज चल रही थी, जो आंखें बंद किए सत्यम के एहसास में खोई हुई थी। सत्यम ने धीरे से अपने हल्दी लगे हाथ से नव्या के चेहरे को सहलाया और उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। सत्यम बहुत ही पेशेंस के साथ नव्या को किस कर रहा था। उसकी किस समय के साथ डीप होती जा रही थी। उसने नव्या के दोनों हाथों को अपने गले में लपेट लिया था। जब नव्या को सांस लेने में दिक्कत होने लगी तो सत्यम ने उसके होठों को रिहा कर दिया, पर उसके होठ अभी भी नव्या के पूरे चेहरे पर घूम रहे थे। साथ ही वह नव्या के गालों से अपने गाल को रगड़ रहा था, जिससे नव्या के चेहरे की हल्दी सत्यम के चेहरे पर लग गई थी। इतना ही नहीं, सत्यम के पूरे कपड़ों पर भी हल्दी लग चुकी थी, क्योंकि नव्या को लगी हल्दी सत्यम को नव्या के करीब आने से उसे भी लग चुकी थी। कुछ टाइम बाद सत्यम नव्या से अलग होकर उसे देखने लगा। नव्या के पूरे जिस्म पर हल्दी लगी हुई थी, उसके हाथों पर, गले, पीठ, पेट और चेहरे पर। उस समय सत्यम की लगाई हल्दी में नव्या उसके सामने खड़ी लंबी लंबी सांसें ले रही थी। सत्यम ने उसे झटके से अपनी गोद में उठा लिया और लेकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। सत्यम ने नव्या को वहाँ नीचे खड़ा किया और शावर ऑन कर दिया। दोनों ही शावर के पानी में खड़े हो गए थे। नव्या के ऊपर गिरता पानी, जिससे उसके चेहरे की हल्दी धीरे धीरे धुल रही थी, वही उसे हल्दी का निखार नव्या के चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। वह निखार सिर्फ हल्दी का नहीं,
बल्कि उसके सत्या के प्यार का भी था। सत्यम ने नव्या को अपने करीब किया और उसे बेतहाशा चूमने लगा। किस करते करते ही उसने धीरे धीरे नव्या के कपड़े उतार दिए और अपने भी पूरे कपड़े उतार लिए। अब दोनों बिना कपड़ों के ही शावर के नीचे खड़े थे। सत्यम अभी भी नव्या को चूम रहा था, कभी उसके माथे, कभी उसके गले, तो कभी उसके पेट को। लगातार आधे घंटे बाद सत्यम ने शावर बंद किया और नव्या को लेकर बाथ टब में आ गया और फिर उसे प्यार करने लगा। कुछ टाइम बाद सत्यम ने नव्या को देखा और उसके कान में धीरे से बोला, जाना, दर्द हो तो बता देना। यह बोलकर उसने नव्या के होठों पर अपने होठ रखे और धीरे से उसके अंदर समा गया। नव्या की पकड़ उसके कंधों पर कस गई। लगभग 1 घंटे बाद सत्यम बाथ टब में बैठा हुआ था। वही उसकी जाना उसकी गोद में उसके सीने से लगी आंखें बंद किए बैठी थी और सत्यम उसके बालों को सहला रहा था। कुछ टाइम ऐसे ही रहने के बाद सत्यम खुद भी नहाया और नव्या को भी नहाकर गोद में लेकर रूम में आ गया। नव्या उस समय सोई हुई थी। वह बहुत ज़्यादा थक गई थी। थकावट उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। सत्यम ने उसे बिस्तर पर लेटाया और उसके शरीर को अच्छे से सुखाकर उसने नव्या को अपनी लूज सी टी शर्ट पहना दी और उसे ब्लैंकेट से कवर कर दिया। फिर सत्यम ने खुद भी कपड़े चेंज किए और नव्या को एक नज़र देखकर नीचे आ गया। नीचे अविनाश जी और अखिलेश जी बैठकर बातें कर रहे थे। उनके साथ ही आनंद जी और सरिता जी भी थे। वही रिया भी उनके साथ ही बैठी थी। सत्यम को आता देखकर रिया की आंखों में चमक आ गई। सत्यम नीचे आया, अपने सोफे पर बैठ गया, जो सिर्फ उसके लिए था। सत्यम ने रिया को एक नज़र भी नहीं देखा। तभी अविनाश जी ने उसे देखा और बोले, सत्यम, नव्या कहाँ है? अविनाश जी की बात सुनकर सत्यम उनकी तरफ मुड़ा और बोला, दादू, प्रिंसेस सो रही है। सुबह से हल्दी की खुशी में इतनी भागदौड़ की है उसने कि अब थककर सो गई है। उसकी बात सुनकर अविनाश जी और अखिलेश जी मुस्कुरा दिए। वही रिया को सत्यम के मुंह से नव्या के लिए प्रिंसेस सुनकर बहुत गुस्सा आया और अपनी जुबान बंद नहीं रख पाई और बोली, हाँ, वैसे भी उसे कोई और काम तो आता नहीं है। इधर उधर भागदौड़ कर लिया और सो गई। पहले भी यही करती थी, कभी छोटे बच्चों के साथ खेलना तो कभी उछल कूद करना। उसकी बात सुनकर अविनाश जी और अखिलेश जी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वही सत्यम ने उसे घूरा और बोला, इस घर की मालकिन है मेरी प्रिंसेस। उसके आगे पीछे काम करने के लिए हजारों लोग हैं और कोई काम करने की ज़रूरत भी नहीं है। और वैसे भी मेरी प्रिंसेस का जो मन होगा वह करेगी। उसे किसी दो कौड़ी के इंसान की परमिशन की ज़रूरत नहीं है और उस इंसान की तो बिल्कुल भी नहीं, जिसकी औकात मेरी जाना के सामने 2 पैसे की भी ना हो। यह बोलकर सत्यम चुप हो गया और अपनी सीट से उठकर खड़ा हो गया और अविनाश जी को देखकर बोला, दादू, मैं स्टडी रूम में जा रहा हूँ, थोड़ा सा मुझे काम है। अगर मेरी कोई ज़रूरत हो तो बता देना। अविनाश जी ने हाँ में गर्दन हिलाई तो सत्यम रिया को घूरते हुए वहां से चला गया। वही सत्यम की बात सुनकर रिया का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, पर सत्यम के घूरने से वह इतना डर गई थी कि उसने वापस सत्यम की तरफ देखा तक नहीं। वही अखिलेश जी भी बहुत खुश थे कि सत्यम के रहते उनकी पोती के खिलाफ कोई कुछ नहीं बोल सकता था और कुछ करना तो बहुत दूर की बात है। वही आनंद जी ने गुस्से में रिया को घूरा तो वह पैर पटकते हुए वहां से चली गई। वही आउट हाउस में शिवी और प्रिया बैठी बातें कर रही थी। तभी मोहिनी भी वहां आ गई और उनके पास बैठ गई। प्रिया ने जब उसे देखा तो उसका आकाश के करीब जाने की कोशिश करना याद आ गया। प्रिया को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, पर वह शिवी की वजह से बैठी हुई थी। तभी मोहिनी ने प्रिया को देखा और बोली, वैसे प्रिया, तुम तो जीजू के बड़े भाई सत्यम जी के लिए काम करती हो ना? प्रिया ने हाँ में गर्दन हिलाई तो मोहिनी फिर बोली, वैसे अब तुम्हें भी अपने लिए कोई लड़का ढूंढना शुरू कर देना चाहिए जो तुम्हारे स्टैंडर्ड्स का हो, मतलब तुम्हारी तरह हो। मैंने सुना है कि तुम अनाथ हो, मतलब तुम्हारे मम्मी पापा नहीं हैं। मोहिनी की बात सुनकर प्रिया को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसकी आंखें नम हो गई, पर जल्दी ही उसने उन्हें छुपा लिया। वही शिवी ने जब मोहिनी की बात सुनी तो बोली, मोहिनी, यह क्या तरीका है बात करने का? मोहिनी, अरे शिवी दीदी, मैं तो इसलिए कह रही थी कि अब इस बेचारी का अपना कोई तो है नहीं, तो जीजू और इनकी फैमिली को ही इसके बारे में सोचना होगा। आफ्टर ऑल अब यह उनके लिए काम करती है, तो मैं कहती हूँ कि आप जीजू से कहो कि अपने भाई से बात करके अपने किसी गार्ड से ही इनकी शादी करवा दे। उसकी बात सुनकर शिवी कुछ कहती, उससे पहले ही पीछे से आकाश की आवाज़ आई, जो प्रिया को बुलाने ही वहाँ आया था। तुम्हें इसकी फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसकी फ़िक्र करने के लिए इसका हस्बैंड है और इसकी फैमिली भी।
सबने दरवाजे की तरफ देखा जहां आकाश खड़ा था। आकाश को देखकर प्रिया की आंखें नम हो गई। वही मोहिनी उसे आंखों में चमक लिए देखने लगी। तभी आकाश चलकर प्रिया के पास आया और उसके गाल को सहलाकर मुस्कुरा दिया और बोला, जान, तुम्हें माँ बुला रही है, उन्हें अपनी बेटी को कुछ देना है। आकाश की बात सुनकर प्रिया ने हाँ में गर्दन हिलाई और जाने लगी। तो आकाश ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और उसकी नम आंखों को साफ करके उसका माथा चूम करके बोला, मुझे मेरी जान हमेशा खुश होते हुए अच्छी लगती है। तुम हमेशा मुस्कुराती रहो, वरना तुम्हें उदास देखकर माँ मेरी पिटाई कर देगी कि मैंने उनकी बेटी को रुला दिया। अब जल्दी जाओ, माँ इंतजार कर रही हैं। प्रिया ने मुस्कुराकर हाँ में गर्दन हिलाई और वहां से चली गई। अब आकाश मोहिनी की तरफ घूमा, जो गुस्से में प्रिया को देख रही थी। उसकी मुट्ठियां गुस्से में भीज गई थी। आकाश ने उसे देखा और बोला, तुम्हें पता है, अभी जिस लड़की को तुम अनाथ कह रही थी, उसका एक भरा पूरा परिवार है, 2 भाई, 1 भाभी, दादाजी, और 2 दिन बाद उसकी एक और भाभी आने वाली हैं और उसकी दोनों भाभियां उसके साथ बहनों जैसी रहती है। और हाँ, क्या कहा था तुमने कि उसके माँ बाप नहीं हैं? तो तुम गलत हो। उसकी माँ भी है जो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, और उसके पापा भी हैं, और स्पेशली उसका यह हस्बैंड जो उसे दिलो जान से प्यार करता है और उसे रुलाने वाले को या नीचा दिखाने वाले को नर्क का दर्शन करवा सकता है। पर मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, क्योंकि मेरी जान खुद इतनी खतरनाक है कि अच्छे अच्छे को मिनटों में धूल चटा सकती है। तुम्हें उसने कुछ इसलिए नहीं कहा क्योंकि तुम शिवी की बहन हो, वरना अब तक तो तुम नर्क यात्रा पर होती। पर मैंने आज जो अपनी जान की आंखों में आंसू देखे हैं, उन्हें भूलूंगा नहीं। इसलिए आगे से यह ध्यान रखना कि मेरी जान को तुम्हारी वजह से कोई तकलीफ ना हो, वरना ऐसे गायब करूंगा जैसे कभी दुनिया में थी ही नहीं। आकाश की बात सुनकर उसकी आंखों का गुस्सा देखकर मोहिनी की हालत खराब हो गई। वह खड़े खड़े कांप रही थी। वही सीवी को बहुत बुरा लग रहा था कि उसके रिश्तेदारों की वजह से उसकी बहन जैसी दोस्त का दिल दुखा। उसने आकाश की तरफ देखा और बोली, सॉरी भाई। वह आकाश ने उसके सिर पर हाथ रखा और उसकी बात को बीच में काटकर बोला, तुम्हारी गलती नहीं है। कुछ लोगों की सोच ही घटिया होती है। तुम फिक्र मत करो, आराम करो, मैं जरा अपनी जान को देख लूं। यह बोलकर मुस्कुराते हुए वह वहां से चला गया। वही शिवी ने मोहिनी की तरफ देखा और बोली, आई होप तुम्हें सब समझ आ गया होगा। आगे से तुम कोई बेवकूफ़ी नहीं करोगी, नहीं तो तुम यहाँ से जा सकती हो। शिवी की बात सुनकर मोहिनी ने कुछ नहीं कहा। वह वैसे ही आकाश की बात सुनकर डरी हुई थी। वही आकाश सीधा अपनी माँ के रूम में गया, जहाँ उसकी माँ और प्रिया बैठकर हंसते हुए बातें कर रही थी। प्रिया को खुश देखकर आकाश भी खुश हो गया और वहाँ से सीधा सत्यम के पास स्टडी रूम में चला गया। आकाश वहाँ आया और वहाँ रखे सोफे पर बैठ गया और सिगरेट निकालकर पीने लगा। वही सत्यम ने जब उसे देखा तो बोला, क्या हुआ, क्यों परेशान हो? सत्यम को पता था कि आकाश तभी सिगरेट पीता है जब वह परेशान हो, और अभी वह सिगरेट पी रहा था, मतलब वह परेशान है। आकाश ने उसकी तरफ देखा और गहरी सांस लेकर उसे सारी बातें बता दी जो मोहिनी ने प्रिया से कहा। आकाश ने उसे यह भी बता दिया कि हल्दी के टाइम वह उसके करीब आने की कोशिश कर रही थी। आकाश की बात सुनकर सत्यम को बहुत गुस्सा आया। वह भले ही दिखाता नहीं था, पर वह प्रिया को अपनी बहन की तरह मानता था और उसे बहुत प्यार भी करता था, और अब तो उसके दोस्त की मोहब्बत भी थी। सत्यम ने आकाश की तरफ देखा और बोला, उसकी इतनी हिम्मत, लगता है उसको उसकी औकात दिखानी ही पड़ेगी। वह सत्यम की फैमिली को कुछ बोलने की कोशिश कर रही है। आकाश ने उसे शांत करवाया और बोला, फिलहाल तो मैंने उसे अच्छे से समझा दिया है और मुझे नहीं लगता है कि वह फिर मेरी जान को कुछ बोलने की कोशिश करेगी। बाकी मैं आगे देख लूँगा। मैं तो यूं ही अपनी जान की तरफ उठने वाली हर नज़र को निकाल फेंकूंगा। सत्यम को उस समय उसकी आंखों में प्रिया के लिए एक जुनून, एक दीवानगी दिखाई दे रही थी। ऐसा ही जुनून, ऐसी ही दीवानगी तो उसमें भी थी अपनी जाना को लेकर, इसलिए वह उसे समझ रहा था। ऐसे ही आज का दिन भी बीत गया। कल सुबह मेहंदी और शाम को संगीत था, जिसकी तैयारियां लगभग हो चुकी थी। सबने डिनर किया और अपने अपने रूम में सोने चले गए। आज मेहंदी थी तो घर में सब मेहंदी की तैयारी कर रहे थे। गार्डन मेहंदी के हिसाब से डेकोरेट था। आज उसे पूरी तरह मेहंदी के हिसाब से डेकोरेट कर दिया था। आकाश और प्रिया मिलकर सारी तैयारियां करवा रहे थे। वही आउट हाउस में पार्लर वाली शिवी को तैयार कर रही थी। राहुल भी अपने रूम में रेडी हो रहा था, और सारी तैयारी करवाने के बाद आकाश राहुल के पास आया और प्रिया शिवी के पास चली गई थी।
वहीं मोहिनी ने जब प्रिया को आउट हाउस में देखा तो उसका चेहरा गुस्से में लाल हो गया। वह गुस्से में घूरकर प्रिया को देखने लगी। वह प्रिया को कुछ कहने के लिए आगे बढ़ी, पर तभी उसे आकाश की धमकी याद आ गई, तो वह वहीं रुक गई। पर उसका प्रिया को घूरना अभी भी जारी था। प्रिया ने उसे इग्नोर किया और शिवी के पापा से मिलकर शिवी के रूम की तरफ चली गई। उसने रूम में जाकर शिवी को देखा, जो हरे रंग के लहंगे में बहुत ही सुंदर लग रही थी। आंखों में काजल, होठों पर लिपस्टिक, बहुत लाइट मेकअप, क्योंकि शिवी को मेकअप करना बिल्कुल पसंद नहीं था। बालों का क्यूट सा हेयर स्टाइल बनाया हुआ था। कुल मिलाकर वह बहुत सुंदर लग रही थी। प्रिया ने उसे देखा और शरारत से बोली, आज तो तुम्हें देखकर किसी का हाल बेहाल होने वाला है। शिवी उसकी बात सुनकर शर्मा गई, पर जैसे ही उसने प्रिया को देखा तो उसका मुंह बन गया और प्रिया को देखकर बोली, मेरा छोड़, तू अपना देख, अभी तक तैयार नहीं हुई। कहीं ऐसा ना हो कि आकाश भाई तुम्हें ऐसे देखकर किसी और से शादी कर ले। प्रिया कुछ बोलती उससे पहले ही पीछे से मोहिनी की आवाज़ आई। और वैसे भी आजकल के लड़के खूबसूरत लड़कियों को देखकर उनके दीवाने हो जाते हैं। यह प्यार व्यार आज के लड़कों को समझ नहीं आती। बस अपनी ज़रूरत को पूरा करने से इन्हें मतलब होता है। यह बोलकर मोहिनी ने अपने बाल बहुत ही अदा के साथ झटककर पीछे किया। मोहिनी की बात सुनकर शिवी उसे कुछ बोलने वाली थी, पर तभी प्रिया एक स्माइल के साथ बोली, उसकी फिक्र तुम मत करो, क्योंकि मेरे आकाश जी कैसे हैं यह मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। बस इतना कहूँगी, बाकी लड़कों का मुझे पता नहीं, पर आकाश जी को मैं हर रूप में अच्छी लगती हूँ। यह बोलकर वह उसे स्माइल देकर अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में चली गई। क्योंकि शादी तक वह शिवी के पास ही रुकने वाली थी, इसलिए उसका सारा सामान आउट हाउस में ही था। उसकी बात सुनकर मोहिनी गुस्से से भर गई, स्पेशली जब प्रिया ने आकाश को मेरे आकाश जी कहा, तब तो मोहिनी का चेहरा देखने लायक था। शिवी ने उसकी तरफ देखा और नामे गर्दन हिलाकर बोली, तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगी, पर एक बात याद रखना, अगर आकाश भाई या सत्यम भाई को पता चला कि तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो, तो मुझे नहीं लगता कोई तुम्हें उनसे बचा पाएगा। शिवी की बात सुनकर मोहिनी और गुस्से में भर गई और उसे देखकर गुस्से में बोली, प्लीज आप तो मुझे यह ज्ञान दो ही मत, जो खुद एक अमीर लड़के को फंसाकर उससे शादी कर रही है। यह बोलकर वह वहां से पैर पटकते हुए चली गई। वही उसकी बात सुनकर शिवी की आंखें ना चाहते हुए भी नम हो गई, क्योंकि कुछ रिश्तेदार ऐसे थे जो शिवी के इतने बड़े घर में शादी होते देखकर यही बातें कर रहे थे कि शिवी ने राहुल को फंसाया है। शिवी ने अपनी नम आंखों को साफ किया और खुद को शांत करने लगी, पर कोई था जिसने यह सारी बातें सुन ली थी। एक लेडी सर्वेंट, जिसे आकाश ने मोहिनी पर नजर रखने के लिए कहा था, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि मोहिनी की बातों से प्रिया परेशान हो। सारी बातें सुनने के बाद वह सर्वेंट वहां से निकलकर मेंशन की तरफ चली गई। वही आकाश ने भी राहुल को तैयार कर दिया था। राहुल ने हरे रंग के स्टाइलिश कुर्ते के साथ एक वाइट कलर की धोती पैंट कैरी की हुई थी। जेल से सेट किए हुए बाल, एक हाथ में घड़ी, दूसरे में कड़ा, जिससे वो बहुत ही हैंडसम लग रहा था। उसके बाद आकाश भी तैयार होने चला गया। वहीं दूसरी तरफ हमारे सत्यम बाबू अपनी जाना को मना रहे थे, क्योंकि सत्यम ने उसके लिए मेहंदी में पहनने के लिए एक बहुत ही प्यारा सा हरे रंग का गाउन पसंद किया था, पर उसकी जाना लहंगा पहनने की जिद पर मुंह फुलाकर बैठी हुई थी। सत्यम पिछले आधे घंटे से अपनी जाना को मना रहा था, पर मजाल है कि नव्या ने एक बार भी उसकी बात मानी हो। सत्यम ने गहरी सांस ली और उसे देखकर बोला, ठीक है, तुम्हें मेरी बात नहीं माननी तो अब मैं भी तुमसे बात नहीं करूंगा, ना ही तुम्हें प्यार करूंगा। यह बोलकर सत्यम ने उसकी तरफ से मुंह फेर लिया और उसकी तरफ पीठ करके बैठ गया। उसे नहीं पता था कि उसकी बोली इस बात का उसकी जाना पर क्या असर होगा। सत्यम की बात सुनकर नव्या की आंखें भर आई। देखते ही देखते उसकी आंखों के आंसू उसके गालों पर आ गए। उसने सत्यम की तरफ देखा, जो उसकी तरफ पीठ किए बैठा था। नव्या ने पीछे से उसका हाथ पकड़ा, तो सत्यम ने उसके हाथ को अपने हाथ से साइड कर दिया। नव्या ने फिर उसका हाथ पकड़ा, पर सत्यम ने फिर साइड कर दिया। नव्या उठी और सत्यम के सामने जाकर बैठ गई, पर सत्यम ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। वह अपनी नज़रें नीचे किए हुए बैठा था। नव्या ने उसका चेहरा अपने हाथों में भरा और बोली, आई एम सॉरी सत्या, मैं अब आपकी हर बात मानूंगी, जो आप कहोगे वही करूंगी, पर प्लीज मुझसे बात करो और मुझसे प्यार भी करो। नव्या की रोती आवाज़ सुनकर सत्यम ने एकदम से उसकी तरफ देखा, तो वह हैरान रह गया। नव्या का पूरा चेहरा आंसुओं से भींगा हुआ था, आंखें भी लाल थी। तभी नव्या फिर रोते हुए बोली, ठीक है,
आप कहते हैं तो मैं यह गाउन ही पहन लूँगी, लहंगा पहनने की जिद नहीं करूँगी, आगे से कभी कोई जिद नहीं करूँगी। यह बोलकर नव्या ने वह गाउन उठाया और वॉशरूम में जाने लगी, पर सत्यम ने उसकी कलाई पकड़ ली। नव्या रुक तो गई पर उसकी तरफ मुड़ी नहीं। उसकी आंखों से अभी भी आंसू बह रहे थे। सत्यम को अब खुद पर गुस्सा आ रहा था। वह तो बस अपनी जाना से मजाक कर रहा था, पर उसे नहीं पता था कि उसके मजाक से उसकी प्रिंसेस ऐसे हर्ट हो जाएगी। ऊपर से नव्या की बोली गई बात कि वह कभी भी उससे किसी चीज की जिद नहीं करेगी, यह सुनकर सत्यम के दिल में एक टीस सी उठी। वह सोचने लगा कि क्या सच में उसकी प्रिंसेस उससे कोई जिद नहीं करेगी, उस पर अपना हक नहीं जताएगी, जबकि वही चीज तो उसे अपनी प्रिंसेस की पसंद थी। नव्या का उससे कुछ मांगना, जो बात सत्यम का कहना, नव्या को उसका मना करना, फिर नव्या का जिद करना और उसकी जिद के बाद सत्यम का मनाना, फिर नव्या के चेहरे की खुशी जिसे देखकर सत्यम के दिल को सुकून मिलता था। पर आज नव्या ने जो कहा उससे सत्यम को अपने दिल में तकलीफ होती महसूस हो रही थी। सत्यम जल्दी से उठकर नव्या के सामने खड़ा हो गया और उसे देखने लगा। नव्या अपनी नजरें झुकाई हुई थी, पर उसकी आंखों से आंसू अभी भी बह रहे थे। सत्यम ने उसके चेहरे को अपने हाथों में भरा और उसके आंसुओं से भींगे चेहरे को चूमने लगा। सत्यम उसके पूरे चेहरे को चूम रहा था, कभी उसके गालों को, कभी उसके माथे, कभी चीन, कभी नाक। सत्यम ने उसके सभी आंसुओं को भी अपने होठों से पी लिया था। नव्या अभी भी ऐसे ही चुपचाप खड़ी थी। उसके दिल में सत्यम की कही हुई बात चल रही थी कि अगर उसने बात नहीं मानी तो सत्यम उससे बात नहीं करेगा, ना ही उससे प्यार करेगा। यही बात सोचकर वह चुपचाप खड़ी रही। कुछ समय बाद सत्यम रुका और नव्या के माथे से माथा जोड़कर खड़ा हो गया। उसके हाथ अभी भी नव्या के गालों पर थे। सत्यम ने अपनी आंखें खोलकर नव्या को देखा, जो नजरें झुकाए खड़ी थी, चेहरा उतरा हुआ था। उसे ऐसे देखकर सत्यम की आंखें नम हो गई। सत्यम ने उसे अपनी बाहों में भरा और उसके सर को सहलाते हुए बोला, आई एम सॉरी प्रिंसेस, मैं बस मजाक कर रहा था। तुम्हें जो पहनना है, जो करना है तुम कर सकती हो, पर प्लीज ऐसा मत बोलो कि तुम मुझसे आगे से कोई जिद नहीं करोगी, मुझ पर कोई हक नहीं जताओगी। तुम्हारा मुझ पर पूरा हक है और सिर्फ तुम्हारा हक है। तुम जो चाहे मुझसे जिद कर सकती हो, मैं सब कुछ करूँगा जो तुम बोलोगी, पर प्लीज ऐसा मत बोलो कि तुम मुझ पर अपना हक नहीं जताओगी। सत्यम की बात सुनकर नव्या, जो अब तक शांत खड़ी थी, उसने अपने हाथों से सत्यम की कमर को टाइट पकड़ लिया और फिर रोते हुए बोली, तो फिर आपने ऐसा क्यों कहा कि अगर मैंने बात नहीं मानी तो आप मुझसे बात नहीं करोगे, ना ही मुझसे प्यार करोगे। उसकी बात सुनकर सत्यम ने उसके चेहरे को अपने सामने किया, पर नव्या को खुद से दूर नहीं किया और ऐसे ही बोला, मैं तो बस मजाक कर रहा था प्रिंसेस, मुझे नहीं पता था कि आपको मेरी बात का इतना बुरा लगेगा। मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ प्रिंसेस, आप मेरी ज़िंदगी हो। आपसे बात किए बिना और आपसे प्यार किए बिना तो अब मैं रहने के बारे में सोच भी नहीं सकता। यह बोलकर सत्यम ने नव्या का माथा चूम लिया, तो नव्या उसकी तरफ देखकर नम आंखों से बोली, मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ सत्या, और आपके बिना नहीं रह सकती। नव्या की बात सुनकर सत्यम बहुत खुश हो गया। उसकी धड़कन तेज हो गई। उसने नव्या की आंखों में देखकर बोला, एक बार और बोलो प्रिंसेस, जो तुमने अभी बोला। नव्या, मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ। नव्या इसे आगे कुछ बोलती उससे पहले ही सत्यम ने उसके होठों पर अपने होठ रख दिए और उसे चूमने लगा, जैसे उन लफ्जों को उसके होठों में ही अपने लिए कैद कर रहा हो। सत्यम के ऐसे अचानक किस करने से नव्या हैरान हो गई, पर फिर उसकी भी आंखें बंद हो गई और उसकी पकड़ भी सत्यम पर कस गई। जब नव्या को सांस लेने में दिक्कत होने लगी तो सत्यम ने उसे छोड़ दिया। दोनों लंबी लंबी सांसें ले रहे थे। कुछ समय बाद दोनों नॉर्मल हुए और तैयार होने लगे। नव्या ने सत्यम की पसंद के गाउन ही पहन लिए, जबकि सत्यम ने उसे बोला था कि लहंगा पहनने। नव्या ने मना कर दिया और उसकी पसंद का गाउन पहन लिया। सत्यम ने भी उससे मैचिंग कपड़े पहन लिए। आज की कहानी मैं यहीं तक रहने देती हूँ। इससे आगे की कहानी मैं कल लेकर आऊँगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।